So guys, welcome back. So we are again starting with IBC, and I hope you have done the revision of, you have understood the concept of IBC. I hope after watching those 3 lectures, you are super confident about this chapter. But still, let's revise this chapter with the help of this master chart. और मुझे लगता है इस चार्ट के बाद में आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. So let's do it again, guys. So आप सभी जानते हो IBC किसके बारे में है. तो अब ये जो सिलसिला है पैसे वसूल करने का, जो क्रेडिटर को अब पूरा राइट मिल चुका है कि वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जाकर एप्लीकेशन कर सकता है ये बोलकर, बोलो कि इस कंपनी से मेरा पैसा नहीं आया. अगर वो इंडिविजुअल की केस है और अगर वो 1 लाख रुपए भी नहीं देता है तो इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है डीआरटी को. और मैंने कितना बोला? 1 लाख नहीं, इंडिविजुअल केस में 1000. और अगर वो कॉर्पोरेट डेटर्स है और उसने डिफॉल्ट किया तो उस केस में 1 लाख. तो अभी हमारे सिलेबस के मुताबिक पार्ट 2 के एप्लीकेबिलिटी के मुताबिक हमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर के बारे में ही बात करना है और हमें सिर्फ एनसीएलटी के बारे में ही बात करना है. बिकॉज इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के केस में डीआरटी बन जाता है एए, पर इस केस में बन जाता है एनसीएलटी एए. अब जवाब देंगे दोस्तों. अब हम लोग हमेशा बात करेंगे एनसीएलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इस समय हमारे सीए फन के सिलेबस में वी आर टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट, कम ऑन एवरीवन, कॉर्पोरेट के बारे में, कॉर्पोरेट डेटर्स के बारे में. तो बताओ, मेरे कॉर्पोरेट में कंपनी की बात कर रहा हूं और उस डेटर ने 1 लाख रुपए मेरे नहीं दिए. अब मैं क्या करूंगा? देखो बच्चों, सरफाइसी में एनपीए होने तक का इंतजार था, फिर X डेज के बाद में नोटिस देना था, फिर और उसको 60 दिन हुआ करते थे. बट इन दिस केस वो सारी प्रोसीजर पार्ट करने की जरूरत नहीं है. अब बताओ, क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं? क्या डायरेक्टली मैं अप्लाई कर सकता हूं? क्या किसको अप्लाई करूंगा मैं? ए. फिर बताओ क्या होगा? विद इन 14 डेज मेरा एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा एप्लीकेशन. पर अगर गलती से वो रिजेक्ट होता भी है तो मुझे 7 दिन का ये सब कुछ करने का मौका मिलेगा कि मैं अपनी गलती को सुधारूं. अब मुझे बताओ, ए 14 दिन में क्या सुधारेगा, क्या चेक करेगा? वो चेक करेगा जो इंसान ये बोल रहा है, जो क्रेडिटर है, तो सच्ची मुच्ची इसके 1 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा सचमुच ड्यू है या नहीं है. देखो, मेयरली एक घटना जो 1 लाख रुपए की है, इसके बुनियाद पर हाँ बोलना सही नहीं होता. इसलिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वहां पे जाके ये भी चेक करेगा कि इसके जैसे और कोई इंसिडेंट सच में हुए हैं जो इस बात का सर्टिफिकेट है कि आदमी सच में सभी लोग के पैसे को डुबा रहा है. मान ली 14 दिन के तहत ऐसा हुआ कि इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ. अब बताओ क्या होगा? उसके बाद में विद इन 7 डेज के अंदर बाकी क्रेडिटर्स और बाकी डेटर्स को भी, मतलब बाकी क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस बंदे ने, बोलो ना, अप्लाई किया हुआ है. और वो कहते हैं कि जिस दिन इसने एक्सेप्ट किया था उस दिन से CIRP चालू होता है. अब जिस दिन CIRP चालू हुआ उस दिन के 14 डेज के अंदर, बोलो जल्दी से, 14 डेज के अंदर क्या इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वहां पे अपॉइंट हो जाएगा, जिसको हम लोग IR. उसका इंटरिम क्यों है? बिकॉज अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ. अब ये आदमी अपॉइंट होने के 3 दिनों के अंदर वो पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगा. फिर जितने जितने लोगों का पैसा है वो सारे लोग अपना क्लेम भेजेंगे. उनका क्लेम वो चेक किया जाएगा, IRP उसको वेरीफाई करेगा. और फिर वेरीफाई करने के बाद अब ये COC का एक, मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का एक मीटिंग होगा. पर ये सारे काम जो है वो 30 दिनों के भीतर IRP ने करना चाहिए. जैसे वो जिस दिन अपॉइंट होगा उसको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, 1. नंबर 2, सबको क्लेम मंगवाएगा, सबके क्लेम्स वेरीफाई करेगा और COC का मीटिंग करवा देगा. बिकॉज अब की बार कंपनी शेयर होल्डर की नहीं होगी, अब की बार कंपनी करेगी. बिकॉज आप सभी जानते हो इन लोगों का पैसा बर्बाद किया किसने? इन शेयर होल्डर्स ने और डायरेक्टर ने. फिर वापस से उन्हीं को ही क्यों चांस दिया जाए? अब की बार कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी मैनेज नहीं करेंगे. अब एक कंपनी शेयर होल्डर के बाप की नहीं है, अब एक कंपनी क्रेडिटर्स की हो जाएगी. बिकॉज क्रेडिटर्स का ही पैसा इन्होंने यूज किया था. अब सवाल उठ रहा है, अब क्रेडिटर क्या करेगा? क्रेडिटर की कमेटी में हो सकता है इसी IRP को वापस रिजोल्यूशन के लिए कंटिन्यू रखा जाए, या फिर अब ये हो भी सकता है किसी और को बुलाया जाए. उस केस में बोर्ड को अप्लाई करना पड़ेगा और बोर्ड आपके लिए एक नया रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाएगा. अब की बार आप उसका नाम IRP नहीं होगा, अब वो RP हो जाएगा. अब चाहे वो हुआ या कोई और हुआ. अब मुझे बताओ क्या बोलना है?
अब क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन बनेगी और इंफॉर्मेशन जो बनी है जिसने आरपी ने बनाई है, एंड दिस इंफॉर्मेशन विल बी सेंट टू किसको, जिसने एप्लीकेशन दिया था उस एप्लीकेंट को बोलेंगे प्लीज सेंड अस द रिजोल्यूशन प्लान, एंड द रिजोल्यूशन प्लान विल बी सैंक्शनड बाय कौन, आरपी। और आरपी को लगता है अच्छा तो अच्छी बात है, रिजेक्ट हुआ तो फिर गलत, और दूसरा रिजोल्यूशन प्लान बन सकते हैं। अब सवाल उठ रहा, अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो क्या ये फाइनल है या अभी भी सीओसी का अप्रूवल लगेगा? तो जिस बंदे ने अप्लाई किया है उसने ये प्लान जो बना के दिया है, जिसको आरपी ने अप्रूवल दिया है, अब वो सीओसी भी अप्रूव करेगा, एंड वंस इट विल बी अप्रूव्ड बाय सीओसी इट विल बी सबमिटेड टू एनसीएलटी, और हो सकता है एनसीएलटी उसको रिजेक्ट करे या फिर एक्सेप्ट भी करे, बट एंटायर प्रोसेस शैल बी ओवर विद इन 180 डेज। मतलब ये सारी की सारी जितनी बातें हमने की है, इट हैज टू बी ओवर विद इन 180 डेज। तो सीआरपी का स्टार्ट होना और सीआईपी का एंड होना, इसके बीच का गैप should not be more than 180 days. By chance, if it is taking more than 180 days, 3/4 वैल्यू से ज्यादा की क्रेडिटर अप्लाई करेंगे और कहेंगे हे एनसीएलटी काइंडली एक्सटेंड द पीरियड ऑफ 180 टू 270 डेज। ये सारी चीजें हमने देखी, पर अब सोचिए एनसीएलटी को लगता है ये प्लान ठीक नहीं है, या ऐसा लगता है इन्होंने प्लान बनाया नहीं था, या ऐसा लगता है कि 180 दिन के पहले ही लगता है कि नहीं साहब ये हमसे उन्होंने कंपनी बड़ी बद से बदतर हो चुकी है। क्या आप बताइए, आप मुझे बताइए क्या हो सकता है? क्या वो लिक्विडेशन का ऐलान हो सकता है? हो सकता है लिक्विडेशन के लिए इसी बंदे को लिक्विडेट करवा ले, या हो ये भी सकता है किसी और बंदे को एनसीएलटी हायर करे कि इस कंपनी का लिक्विडेशन होना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ, इस चैप्टर में आपको सब समझ में आया होगा, द कंप्लीट टाइमलाइन, और 3 दिन के उस लेक्चर के देखने के बाद में आई होप आपको ये टाइमलाइन बहुत वर्क करेगा। ये टाइमलाइन मेरे फेसबुक पर भी है, वेबसाइट पर भी है, और मुझे लगता है दिस टाइमलाइन इज सो प्योर और सो क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडेबल। आपको हमेशा अगर ये पिक्टोरियल मेमोरी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना? तो अब ये पूरा रिवाइज होने के बाद अब मुझे बताओ अब क्या करेंगे? अब हम लोग वो करेंगे, अब मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ चुका है, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, राइट? पक्का बताएंगे फास्ट एक बार और बता देंगे। बताओ क्या हुआ? अप्लाई किया, अप्लाई कौन कर सकता है? ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, डेटर। किसको अप्लाई करेंगे? ए कौन होगा? एनसीएलटी, या फिर होगा डीआरडी, पर हमारे केस में एनसीएलटी। 14 दिन में आईआरपी आएगा, 7 दिन में क्रेडिटर को इन्फॉर्म होगा। नहीं वो नहीं बोल रहा, ये बोल रहा हूं। सही बोल रहा हूं ना, विद इन 7 डेज कम्युनिकेट करेंगे किसको? कि क्रेडिटर डेटर्स को, कि ये बंदे ने, तो बाकी क्रेडिटर को तो पता होना चाहिए ना, ये बाकी क्रेडिटर्स को पता, 7 दिन में ये बराबर है। और विद इन 14 डेज आईआरपी अपॉइंट होगा। अब आईआरपी अपॉइंट होने के अंदर 30 दिनों के अंदर उसने अनाउंसमेंट भी करना चाहिए, उनसे क्लेम भी मंगवाना चाहिए, क्लेम वेरीफाई भी होगा, सीओसी की मीटिंग भी हो जाएगी, सीओसी की मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब बुला लेगा। फिर जिस दिन मीटिंग कंडक्ट होगी उस हो सकता है यही आईआरपी आरपी बन जाए या फिर कोई और बने, और फिर मेमोरेंडम जाएगा, उसके मेमोरेंडम के बेसिस पे एप्लीकेंट एक प्लान बनाएगा, प्लान अभी आरपी सैंक्शन करेगा, फिर सीओसी, और फिर करेगा एनसीएलटी, और एनसीएलटी को सैंक्शन करने के तक का जो टाइम है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180 डेज, और मैक्सिमम केसेस में हो सकता है 180 कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 270। आज हम लोग फास्ट ट्रैक भी देखेंगे, जिस फास्ट ट्रैक में लिखा है 90 + 45 मतलब 135, और इस केस में लिखा है 270। मतलब कोई इंसान अगर कहता है कि नहीं इतना भी टाइम नहीं है, हम अब इतने देर नहीं रुक सकते हैं, 270 दिन, मैं एक क्रेडिटर हूं, अब मैं 270 दिन और ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूं, क्या उस केस में मैं फास्ट ट्रैक अप्लाई कर सकता हूं? हाँ जी कर सकता हूं, पर फास्ट ट्रैक करने के लिए कुछ नियम है, कुछ कंडीशन है। आओ बच्चों, यह है आपका अमेंडमेंट जो आज के पहले कभी भी नहीं हुआ करता था। आओ बच्चों देखिए, हम करेंगे अमेंडमेंट, ये इसके पहले अटेम्प्ट में नहीं था। तो जितने भी लोग मुझे इस समय यहां पे क्लास में देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, दिस लेक्चर मस्ट बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब बिकॉज देयर वर सो मेनी किड्स दे हु हैव वॉच्ड दिस लेक्चर, बट वो पुराना था और अब की बार ये नया होगा। जस्ट चेक इट आउट, ये है आपके सामने। अब आखिरी जो है, हाँ ओके। अब बताओ क्या नाम में ही लिखा है फास्ट ट्रैक इंस्टॉल, नाम में लिखा है फास्ट ट्रैक, तो मतलब फास्ट ट्रैक से मतलब 270 दिन से भी फास्ट।
180 प्लस 90 इज इक्वल टू 270। मतलब ये कहते हैं कभी कभी हो सकता है कि आपको 270 दिन भी रुकने की इच्छा नहीं है, यू वांट टू मेक इट मोर फास्टर, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज दिस। इसका नाम ही है फास्ट ट्रैक। Fast track insolvency resolution, as the name suggests, it is a process wherein insolvency resolution process shall be completed, shall be मतलब कि बहुत जल्दी, and expeditious, क्या लिखा? expeditious मतलब बहुत जल्दी, speedy manner, within, come on everybody, within, come on everybody, within what? Come on, 90 days from the insolvency commencement date. The provision of Insolvency and Bankruptcy Board of India Regulation 2016 shall mutatis mutandis applied to the conduct of, आप समझे नहीं? क्या समझे नहीं? जिस ढंग से 270 दिन में हो रहा था वही प्रोसीजर होगी, आपके पास सिर्फ वक्त कम लगेगा। आप नहीं समझे, मैं वापस से कहता हूं। क्या बोलना है? जो उन्होंने 270 दिन के लिए बनाया था वही कानून, वही रूल्स होंगे, सिर्फ आपकी बात 270 के बदले 135 होंगे। हु में अप्लाई, फास्ट ट्रैक के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? एन एप्लीकेशन अंडर दिस कैटेगरी कैन बी मेड बाय एनी कॉर्पोरेट डेटर, और यह सुविधा कोई भी क्रेडिटर के लिए उपलब्ध इस समय नहीं है। मतलब जो खुद डूब रहा है, जो खुद मर रहा है, वही इंसान यहां पे अप्लाई कर रहा है। आपको अंडरलाइन करना होगा फिर से एक बार, एनी कॉर्पोरेट डेटर फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द बिलो, मतलब कौन कर सकता है? ओनली एंड ओनली डेटर। पर कौन से डेटर? हर कोई डेटर नहीं। ए कॉर्पोरेट डेटर विद द एसेट्स एंड इनकम बिलो द लेवल एज मे बी नोटिफाइड बाय, मतलब कौन से डेटर जो पैसे नहीं दे पा रहा, पर कितने पैसे, कितनी एसेट वो लिखा है, इनकम, जिसकी इनकम बिलो द लेवल, मतलब हो सकता है लेवल होगी 5 करोड़, एग्जाम्पल 5 करोड़, मतलब वही लोग यहां पे अप्लाई कर पाएंगे जिसकी इनकम 5 करोड़ से कम है। अब वो नोटिफाई जब होगा तब देखेंगे। नंबर 2, कॉर्पोरेट डेटर विद सच ए क्लास ऑफ क्रेडिटर और सच अमाउंट ऑफ डेट। समझा क्या? मान लो मैं डेटर हूं और मैं विजय माल्या हूं, तो मेरे ऊपर 9000 करोड़ का कर्जा है, तो बोलेंगे नहीं, ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे जिसके ऊपर सिर्फ 100 करोड़ का कर्जा है। मतलब जिसके पास में जो क्रेडिटर के नंबर्स है वो 100 करोड़ से ज्यादा के नहीं है, वो लोग। आप देखो यार, कभी मान लो कंपनी बहुत ही बड़ी है, लाखों करोड़ों का, वहां पे 1000 करोड़ 10,000 करोड़ का है, तो 270 दिन में कुछ होएगा नहीं। पर मान लो किसके ऊपर सिर्फ 20-25 करोड़ या 5 करोड़ का है, वो बोलेंगे यार वैसे भी साहब मैंने ऐसा क्या किया, खत्म करो यार, मैं भी छूटना चाहता हूं। तो ये क्या है कि जो छोटे लोग हैं, थिंक अबाउट इट, अगर रिलायंस का अगर हुआ है तो ये रिलायंस के लिए ये 270 में भी खत्म होना मुश्किल है। कंपनी इज हैविंग व्हाट सच ए ह्यूज बिजनेस, यहां पे बिजनेस इज नॉट दैट लार्ज, समझे? तो ऐसा डेटर, मैं क्रेडिटर नहीं बोल रहा, ऐसा डेटर जिसके एसेट इससे ज्यादा नहीं, ऐसा डेटर जिसके ऊपर की उधारी इससे ज्यादा नहीं, सच अदर कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, और हो सकता है गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ और बंदों को भी लेकर आए, हो सकता है कल चाहे क्रेडिटर को भी लेके आए। आगे, टाइम पीरियड, अंडरलाइन द वर्ड टाइम पीरियड, विल नॉट बी मोर देन 90 days फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट? CIRP, ब्रैकेट में राइट डाउन CIRP। एक्सटेंशन मिल सकता है, 5th लाइन में अंडरलाइन करो, 45 दिन। अब देखते AA, मतलब लिखो NCLT में एक्सटेंड टाइम पीरियड फॉर द फास्ट ट्रैक corporate insolvency resolution process. The aggrieved may make an application to AA and is satisfied that fast track corporate insolvency resolution process cannot be, underline the word cannot be completed within what period of 90 days. समझा कि क्या हुआ? क्या लग रहा है उसको? उसको लग रहा है कि साहब ये जो भी है ये 90 डेज में नहीं हो सकता है, हमें 45 डेज ग्रांट करिए, आपको अप्लाई किसको करना होगा? आपको ए मतलब एनसीएलटी को अप्लाई करना होगा। अगर उनको लगता है सही है तो आपके 45 दिन। एक्सटेंशन ऑफ द फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वंस, मतलब ये मैक्सिमम 145, लिखो मैक्स 135। इसी के साथ में ये क्वेश्चन खत्म हो गया।
आज का पहला प्रश्न खत्म हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आप सिर्फ मुझे बताएंगे कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लोग जिसके पास में इससे ज्यादा क्रेडिटर नहीं, ऐसे लोग जिसके पास में इतनी ज्यादा इनकम नहीं, और इसके अलावा भी कोई भी पर्सन एनसीएलटी को बोलकर ये 45 दिनों से इसका एक्सटेंशन करवा सकता है, पर एक बार एक्सटेंशन हुआ उसके बाद में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब अमेंडमेंट का दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ? वॉलंटरी मतलब, अब की बात देखो बच्चों, पहले तो वॉलंटरी लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट जो था ना, वॉलंटरी वाइंडिंग अप में था। वाइंडिंग अप चैप्टर के कई सारे सेक्शन अब डिलीट हो गए बिकॉज ए वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप चैप्टर कहता है कि वॉलंटरी वाइंडिंग हो ही नहीं सकता, और मतलब वाइंडिंग अपने चैप्टर ने इसको हटा दिया। वो चैप्टर कहने लगा है अगर आपको वॉलंटरी वाइंडिंग अप करना ही है तो यू हैव टू रेफर IBC। लिखो, वॉलंटरी वाइंडिंग अप कॉन्सेप्ट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द व्हाट, द वाइंडिंग अप चैप्टर। जब भी आप वाइंडिंग अप चैप्टर करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्योंकि वहां पे वो डिलीट क्यों किया गया है। बोलो भाई, चालू करें। कम ऑन एवरीबॉडी, वेलकम बैक। ये रहा आपके सामने वॉलंटरी। दोस्तों वॉलंटरी, वॉलंटरी 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 कैसे हो सकता है? मेरी ही कंपनी है, मैं ही बोल रहा हूं कि मुझे मार डालो। सोचो इसके पीछे कितना राजकारण हो सकता है कि मैंने लोगों से लाखों करोड़ों के पैसे ले लिए और बाद में मैं कह रहा हूं मैं मर जाऊंगा। हो सकता है लोगों को डिफ्रॉड करने के हेतु मैं काम करूं, मतलब 500 करोड़ मैं ले लूं और कहता मेरी कंपनी बंद करा दो। इसीलिए एनसीएलटी ये करने से पहले, इसमें फ्रॉड है, हो सकता है। ये कहते हैं ये सेक्शन को कहीं मिसयूज ना कर ले। मतलब मैं बैंक से कर्जा ले लूं और बाद में कहता हूं मैं बंद हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप है तो एनसीएलटी बिकम मोर केयरफुल। एनसीएलटी को अब तक लगता नहीं है कि आदमी डिफ्रॉड करने के लिए ये काम कर रहा है। अगर एनसीएलटी को लगा कि डिफ्रॉड करने के लिए, किसी को ठगने के लिए अपना ही, मैंने आपसे कर्जा ले लिया, बोले आप दुकान बंद, और बोले कर्जा, बोले कहता हूं दुकान बंद हो गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं होगा। एनसीएलटी विल बी वेरी केयरफुल इन दिस केस अनलेस दे आर सेटिस्फाइड। वॉलंटरी वाइंडिंग अप कैन नॉट हैपन। बहुत सिंपल लिखा है, मतलब यहां पे डायरेक्टर को बोलना पड़ेगा साहब मैंने मेरी मम्मी की कसम खाता हूं, पापा की भी खाता हूं, मैं बैलेंस शीट बताता हूं कि मेरे कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा, एक भी उधारी अगर कभी होंगी तो मैं भरने को तैयार, एग्रीमेंट में बॉन्ड लिख के दे रहा हूं। पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हो भी गया तो तुम लिख के दो कि कल चल के कोई क्रेडिटर आया और ये बोल रहा मेरे पैसे कंपनी कैसे बंद कर दिया, आपने कैसे हाँ बोल दिया, तो लोग एनसीएलटी को मारेंगे ना। तूने हाँ, इसको बंद करने से पहले आपने ये क्यों नहीं पूछा कि मेरे पैसे का क्या होगा? मैं एसबीआई, मेरे 500 करोड़ थे, लाओ मेरे पास। अब लोग एनसीएलटी से मांगेंगे। इसलिए जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं करते वॉलंटरी वाइंडिंग अप नहीं होता। चलो करें, आपको समझ में आएगा। अब मैं अगले 10 मिनट में खत्म कर रहा हूं। ईजी है। person who may corporate person who intends to liquidate itself voluntarily and has not committed any default may initiate voluntary liquidation proceeding under the provision of this chapter 5 of part 2। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अरे यार, जिसने डिफॉल्ट किया है, मतलब तुम विजय माल्या हो तो तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तुम सुब्रत राय हो, लोगों का पैसा ठग लिया, लोगों के पैसे दिए नहीं, डिपॉजिट के दिए नहीं, डिबेंचर का इंटरेस्ट नहीं दिया, आप लोग को वॉलंटरी के लिए कोई चांस नहीं। वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन शैल मीट सच क्या लिखा है? सच कंडीशन एज में भी स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट नहीं है, बोर्ड। बोर्ड मतलब कौन सा? इंसॉल्वेंसी बोर्ड। ये इस चैप्टर का बोर्ड है। आगे condition of initiation of voluntary liquidation proceeding, voluntary liquidation proceeding of the corporate person registered as a company shall meet। जो अप्लाई कर रहे हैं उनके पास में ये कंडीशन होना जरूरी है।
A declaration from the majority of the majority of, एक कंपनी में 15 डायरेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं, मान लो 13 डायरेक्टर है, 60 डायरेक्टर लिख के देंगे, मम्मी की कसम कोई भी डेट नहीं है, होगा ना? मैं बैठा हूं, क्या लिखा? वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट। एफिडेविट समझता है? अरे वो लिख के रहे, एफिडेविट समझता है क्या? लिख के देंगे इस पे, बॉन्ड पे, स्टैम्प पे। They have made a full inquiry into the affairs of the company and they have formed an opinion that either the company has what? Either the company has no date or that it will be able to pay its debt in full from the proceeds of such। एक तो पहले डेट है नहीं, और हैंगे भी तो जितने असेट से उससे कम ही है, मतलब असेट से 500 करोड़ के और डेट है 300 करोड़ के। And the companies are not being liquidated to defraud, और कंपनी जो बंद हो रही है किसी को ठगने के लिए नहीं, किसी को बर्बाद करने के लिए। ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है कि हमारे बंद के पीछे कहीं आप ये मत समझ लेना हम इसीलिए बंद कर रहे हैं कि किसी को हमें लूटना है। तो क्या क्या अब तक मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ने क्या करना चाहिए? लिख के देना चाहिए कि हमारे पास उधारी नहीं है और होंगी भी तो इतने एसेट है कि वो आराम से उधारी दे देंगे। अरे भाई साहब 500 करोड़ के फ्लैट्स पड़े हैं मेरे पास, 100 करोड़ की उधारी, लिख के दो क्या 500 करोड़ की वैल्यू आज, अभी बेचो, चलो करो ऑक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, डिक्लेरेशन गिवन अबव शैल बी अकम्पनीड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये डिक्लेरेशन के साथ साथ में क्या होना चाहिए? अभी यार तुम्हारे बातों के ऊपर भरोसा कैसे कर ले कि आपके इसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या नहीं है? ऑडिटेड 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या? P&L account, balance sheets, and the record of business operations of the company for the previous 2 years or for the period since एक तो 2 साल के या फिर जब से कंपनी चालू हुई तब से, whichever is later। नहीं समझे? For the previous 2 years or for the period since its incorporation, whichever is later, मतलब मैक्सिमम 2 साल। अरे मान लो कंपनी 1 साल से चालू है तो आप बोलेंगे कम से मैक्सिमम 2 साल, ऐसा नहीं हो सकता ना। अब मतलब अगर 2 साल से, एक सुन लो ना, 1 ही साल से कम नहीं है तो 1 साल, और 6 साल से कम नहीं तो 2 साल। और वैसे बैलेंस शीट के लेटेस्ट देख के समझ ही जाओगे ना, पुराने देख के क्या करोगे? अ रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी, किसके बारे में? कहीं ऐसा तो नहीं अपने फेक बैलेंस शीट में वैल्यू लिख दी उनकी, नहीं समझे? असेट्स वैल्यू की, ये लैंड कितने की है? 600 करोड़ की। अरे बताओ ना भाई ऐसा है कि सही में? अरे बैलेंस शीट में बहुत लिखा है 600 करोड़ की है, वो बैलेंस शीट तो तुम्हारी सीए ने बनाई ना, वैल्यूएशन वाला चाहिए। Within 4 weeks of declaration, there shall be within 4 weeks of declaration, there shall be, क्या समझा नहीं? किसने डिक्लेयर किया था? डायरेक्टर ने। डायरेक्टर के डिक्लेयर करने के 4 हफ्ते के अंदर क्या होना चाहिए? अ स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब अब की बार डायरेक्टर ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपके जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को खींचा गया। Underline the word special resolution, underline the word general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily, and मतलब यहाँ पे डायरेक्टर के साथ साथ में शेयर होल्डर की भी इच्छा है, वो भी 76% लोग कह रहे हैं हमारी भी इच्छा है कंपनी को अब बंद किया जाए, कंपनी में अब कोई मजा नहीं है। एंड अपॉइंटिंग किसको? आईपी को अपॉइंट कर लेंगे। और अब की बार रिजोल्यूशन लिखा है, स्पेशल नहीं लिखा है। सेकेंड लाइन में रिजोल्यूशन है, मतलब ये ऑर्डिनरी हो गया, ओ कर दो OR ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग रिक्वायरिंग द कंपनी टू बी लिक्विडेटेड वॉलंटरली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ इट्स ड्यूरेशन इफ एनी फिक्स्ड बाय आर्टिकल। आप समझे नहीं? कभी 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 कुछ कंपनी कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए आती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, फ्लाईओवर बनाया, डैम बनाया, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब कंपनी को रख के क्या करूँ साहब? बोले नहीं तुम नहीं कर सकते। अरे मेरी कंपनी का जब धंधा ही बंद हो गया और जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था वही खत्म हो गया, हमारा आर्टिकल में लिखा था कि भाई 3 साल में खत्म कर दो, और हमारा हो ही गया है ये, अब मैं रखूं क्या? ये कंपनी वाज फॉर्म्ड ओनली विद दिस इंटेंशन, अब वो खत्म हो गया, पर इसके लिए एसआर नहीं, क्योंकि इसके बारे में OA में पहले से ही जानकारी दे रखी थी। तो अभी अगर आपने OR भी पास कर लिया तभी भी एनफ। एसआर कब लगता है? जब पहले से डिसाइडेड नहीं था पर अचानक से सब डिसाइड करने लगे। तीसरी बात, on the occurrence of the event in respect of which the article provides that the company shall be dissolved as the case may be, and appointing an insolvency professional, समझा नहीं? Underline the word
जहां पे ए आर्टिकल प्रोवाइडेड द कंपनी शैल बी डिसॉल्व्ड, मतलब आर्टिकल में ऐसा लिखा था कि ऐसा ऐसा हुआ ना तो कंपनी बंद कर देना, वैसा 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 हुआ ना तो कंपनी, और वैसा आज हो गया है। एओए में लिखा था जब कंपनी जिस नेचर के लिए बनी है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का बिजनेस है दारू और दारू का धंधा ही बंद हो गया तो बंद कर देना इज्जत में। भाई एवाई में XYZ लिखा था, इनमें से कुछ भी होना तो कंपनी उस दिन बंद कर देना चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे। किसको अपॉइंट करेंगे? आप देख रहे हो कि इसमें रिजोल्यूशन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले से डिफाइंड था, ऐसा हुआ तो बंद करना है, मतलब ऑलरेडी इट इज डिसाइडेड, डिसाइडेड था ऐसा जिस दिन हो जाएगा ना, मान लो धंधे का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, अगर वही धंधे मान लो इसका की क्लास में ले रहा हो और इसका का सब्जेक्ट ही बंद हो गया, बोलो ना, आप बोलेंगे मेरी कोचिंग क्लास को बंद कर रहा, तो वो बोल रहा नहीं बंद नहीं कर सकते। अब जिस चीज के लिए हमारा जो धंधा का मेन काम है, बोलो आगे, तो फिर क्या करेंगे? Provided that the company owes any debts or any person creditor representing 2/3 in a value of the date or the company shall approve the resolution passed under subclause C within 7 days of बहुत भारी लिखा है। Provided that the company owes any debt to any person, अगर ये तीनों भी कंडीशन में, पहले तो ऊपर लिखा था डेट होना ही नहीं चाहिए, अब है भी तो क्या होना चाहिए? आपने ये जो रिजोल्यूशन पास किए 7 दिनों के अंदर क्रेडिटर से, कितने क्रेडिटर? 2/3 क्रेडिटर से लिखवा के लो कि मतलब 100 करोड़ का डेटर था, 100 करोड़ क्रेडिटर थे, उनमें से 67 करोड़ के लोग लिख के दे रहे हैं कि कोई बात नहीं साहब, कंपनी बंद भी हुई तो हमें कोई एतराज नहीं, इनको ये जो कर रहे हैं ना वॉलंटियर वेंडिंग आप करने दो। पहली बात तो ये भी क्या लिख के दे रहे हैं, जितना हमारा डेट है उससे ज्यादा का हमारे पास असेट है, ये तो डायरेक्टर ने लिख के दिया, पर अब इनके जबानी भी होना चाहिए कि भाई हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बताओ रिजोल्यूशन पास होने के बाद ही क्यों पूछा? अगर तुम्हारे घर में ही तुम्हारा ठीक नहीं है तो हमें क्या पूछो, तुम अपने वालों से तो पूछो कि वॉलंटियर अलाउड है कि नहीं, इसे रिजोल्यूशन के 7 दिन के बाद पूछा। डायरेक्टर मतलब पहले एक डायरेक्टर, नंबर 2 शेयर होल्डर, नंबर 3 क्रिएटर। बताओ पहले क्या होगा? डायरेक्टर लिख के देगा कोई डेट नहीं है और होंगे भी सब, हाँ इतने एसेट है। दूसरी बात, रिजोल्यूशन पास करना होगा, वो भी स्पेशल, अगर एओए में लिखा होगा इतने फिक्स पीरियड के लिए, हाँ फिक्स पीरियड में, फिक्स पीरियड का होगा तो बराबर बोल रहा हूं मैं, सही ना? जनरल मीटिंग लिक्विडेटिंग वॉलंटरली, मैंने कुछ गलत बोला क्या? एसआर कब करेंगे? हाँ एसआर कब बोलेंगे? जब आपको कुछ कंडीशन नहीं थी आपने डायरेक्ट कर दिया, और एओए वाली कंडीशन अगर होंगी तो उस केस में ओआर। और तीसरी कंडीशन अगर ऐसा है कि ऐसा कुछ लिखा होगा एओए में कि ऐसा अगर इसमें से कुछ भी हो जाए तो बंद करना ही चाहिए। तो सेकेंड वाला फिक्स पीरियड वाला है, 3 साल के लिए था और 3 साल खत्म हो गए, तो आप करना चाहते हो, देखो 3 बातें, एक कुछ था ही नहीं ना, एओए में लिखा है ना कुछ, आप सडनली बोल रहे हो कि हमें बंद करना है, तो उसके लिए एसआर पास करना। दूसरी बात फिक्स्ड पीरियड वाला, उसके लिए सिर्फ ओआर पास करना। और अब क्या तीसरी बात, पहले से ही लिख के रखा था कि इसमें से कुछ भी हो तो बंद करना है, उसके सिर्फ आपको अप्लाई करना, दैट्स इट, उसके लिए ओआर की भी जरूरत नहीं। और पहली बात तो डेट होना ही नहीं चाहिए था, और डेट है भी तो 7 दिनों के अंदर, विद इन 7 days ऑफ द रिजोल्यूशन। 2/3 क्रेडिटर बोलना चाहिए, हमें कोई एतराज। नोटिफिकेशन टू आरओसी, मम्मी जिसने आपको पैदा किया है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, मां जो तुमने मुझे पैदा किया बहुत शुक्रिया, अब मैं अंतिम सांस ले रहा हूं। खुश रहना मेरे देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। भारत माता की जय। विश यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। 26 जनवरी आ रहा है दोस्तों, आ जाओ। क्या आ रहा है यहां पे? Notification to registrar of the company. Oh baby, the company shall notify the ROC and the board about the resolution to liquidate the company within 7 days of that, or what? क्या लिखा है? 7 days of resolution और subsequent approval by the creditor as the case may be. 7 days of the resolution और subsequent, और क्यों लिखा है? अगर नहीं चाहूंगा तो 7 दिन रिजोल्यूशन के, या फिर वो अगर उनके डेट होंगे तो वो 7 दिन के अंदर क्रेडिटर से पूछेंगे, और क्रेडिटर के हाथ बोलने के 7 दिनों के अंदर आरओसी को बोल देंगे कि हमें मरना है।
Commencement of liquidation processing. The voluntary liquidation proceeding in respect of a company shall be deemed to have commenced from the date of passing कौन सा रिजोल्यूशन, मतलब जिस दिन जनरल मीटिंग में पास हो गया था उस दिन से ही आपका लिक्विडेशन चालू हो गया। एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन, मतलब इस चैप्टर के जितने भी प्रोविजन हमने बोलो ना कंपलसरी वाइंडिंग अप के लिए यूज किए, वो सारे के सारे वॉलंटरी के लिए भी एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन टू ए ए ए ए क्या ए, वैसे किसको अप्लाई किया आपने सभी पहले से? ए कोई किया, फिर अब क्या करना है, वापस क्यों अप्लाई करेंगे? आप मुझे बताओ, आप एक कंफ्यूजन में आ रहे होंगे, आप मुझे बताओ ये क्या लिख रहे? ये जो है ना, ये कॉर्पोरेट पर्सन हु इंटेंड्स हैज नॉट कमिटेड डिफॉल्ट, ये अप्लाई कर सकता है, पर ये किसको अप्लाई कर रहा है, कौन है ये, कहाँ में बोल रहा है? ये कंडीशन होना चाहिए, वॉलंटरी लिक्विडेशन कर सकते हैं, है ना, ये सब करना पड़ेगा, फिर आरओसी को बोलना पड़ेगा, कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन कर दिया, ये सब क्या चालू है यार, मैं समझा है नहीं। सब हो गए, जिसके पैसे थे वो दे दिए। पहले आपने देखा होगा आरपी को अपॉइंट कर लिया था आपने जब आप अप्लाई कर रहे थे, अरे यहाँ लिखा था ना, यहाँ पे लिखा था ना, ये क्या है, आपने इंश्योरेंस प्रोफेशनल को अपॉइंट कर लिया, यहाँ पे भी लिखा था आईपी को अप्लाई अपॉइंट कर लिया। अभी आईपी ने आया सारा एसेट भेज दिया, सारे क्रेडिटर के पैसे दे दिए, आप कंपनी के सारे क्रेडिटर का पैसा मिल चुका है, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वेयर द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन हैव बीन कंप्लीटली वाउंड अप एंड इट्स असेट्स कंपनी लिक्विडेटेड, द लिक्विडेटर शैल मेक एन एप्लीकेशन। लिक्विडेटर कौन रहे? आईपी, इंश्योरेंस प्रोफेशनल, टू द व्हाट ए एनसीएलटी, क्या बोलेगा? फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ व्हाट सच ए कॉर्पोरेट पर्सन। समझ में आया? पासिंग ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन, the AA shall on the application filed by liquidator pass an order that the corporate debtor shall be dissolved from the date of that order and the corporate debtor shall be dissolved। समझ गए? लिक्विडेशन हो गया अभी, ऐसा किसको तसल्ली हो गई? एनसीएलटी को हो गई, और एनसीएलटी बोलेगा ठीक है मैंने भी चेक कर लिया है कि जितने क्रेडिटर्स थे सब पे ऑफ हो गए, अब तुम मर सकते हो, अब तुम्हारा नाम हम लोग हटाने के लिए बोलते हैं। फॉरवर्ड दैट कॉपी टू किसको बताओ? रजिस्टर्ड को, आरओसी को, ताकि आरओसी आपका नाम हटा दे। कहाँ से हटा दे? फिर पहले क्या किया था आपने? आरओसी को सिर्फ अप्लाई किया था, माँ मैं मरने जा रही हूँ, अब पूरा मर गई है वो, तब माँ को बोल दी तो माँ आप क्या करेगी? उसका नाम रजिस्टर से हटा देगी। मेरा एक सवाल है आपसे, इतने पूरे इसमें आपने जो यहाँ पे जो किया था, ये सब कुछ किया था, ये आपने किसी को अप्लाई किया था या सिर्फ ये ऐसे ही है? मतलब ये मेरा एक सवाल है, एनसीएलटी कब पिक्चर में आ रहा है? इतना जवाब दे दो मुझे। कहाँ है? कहाँ लिखा है? एक बार सोच के जवाब दीजिए आप लोग, एनसीएलटी पिक्चर में कब आ रहा है? आपने कहा शुरुआत में आ रहा है, क्या एंड में आ रहा है? सिर्फ कंडीशन जो बोर्ड ने दी वो फॉलो कर रहा है, पर कहीं से जिक्र नहीं किया है कि एनसीएलटी की परमिशन शुरुआत से चाहिए। इन्होंने बॉन्ड पे लिख के दिया, बहुत अच्छा किया, क्रेडिटर को पूछा, बहुत अच्छा किया, रिजोल्यूशन पास किया, मतलब ये एक घरगुती मामला है, ये खुद ही खुद है, डायरेक्टर ने लिख के दे दिया, रिजोल्यूशन शेयर होल्डर ने पास कर दिया, क्रेडिटर में लिख के दे दिया, अब आईपी ने सबके एसेट्स भेज भी दिए, सब होने के बाद में आप एनसीएलटी को बोल रहे हे एनसीएलटी अब बोल हम मर सकते हैं क्या? एनसीएलटी लगता है सब पे ऑफ हो गया, अब मर जाओ, आरओसी को बोल दिया। तब तक एनसीएलटी पिक्चर में ही नहीं आया। पर अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग ये उसकी बात करते जो नॉर्मली हम लोग इसके पहले रिवीजन में कर रहे थे, यहाँ पे शुरुआत ही ए से होती है। नाउ यू कैन क्लियरली डिफरेंशिएट द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। यहाँ पे सारा काम ए के थ्रू हो रहा है, खुद से ही करना ना, खुद से मरना है।
खुद से बना। और वैसे भी एनसीएलटी के बगैर तो मरेंगे नहीं। एनसीएलटी आखिरी में देख लेंगे भाई सब कुछ किया क्या, एक बार देखने दो। ऑर्डर तो वैसे ही उसके बाद तो पास नहीं करेंगे। आप बोलेंगे वो चीटिंग करेगा, खुद के साथ क्या चीट करेगा? कंपनी को मारना नहीं मारना तो वापस तो एनसीएलटी डिसाइड करेगा। तो एनसीएलटी ऐसे थोड़ी ना ऑर्डर दे देगा, समझा क्या आपको? वो पहले टोन ऐसा लगता है कि पहले से एनसीएलटी, पर एक्चुअली एनसीएलटी वाज नॉट इंट्रोड्यूस एट द एंड, एट द स्टार्टिंग। एनसीएलटी केम आफ्टर आईपी गॉट इंट्रोड्यूस। आईपी आया, सबने हाँ बोल दिया, डायरेक्टर ने भी हाँ बोल दिया, रेजोल्यूशन शेयर होल्डर ने पास कर दिया, आईपी भी आ गया, क्रिएटर ने भी हाँ बोल दिया, सब हो गया। अब क्या किया आपने? बस, समझे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक ही बात। अभी इस सिनारियो में भी स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। अब तो खत्म ही, स्ट्राइक ऑफ ही करेंगे ना। उसका मतलब कंपनी का आरओसी के अंदर उसका नाम नहीं दिखेगा। आपको ये समझ गया क्या नहीं समझा? एक बार रिकॉल कर लेते इसी सेक्शन को। बोलो क्या बोला है? वॉलेंटरी करना है, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एनसीएलटी से पूछने का नहीं। आपको वादा करना है कि आप किसी को डिफ्रॉड नहीं कर रहे। आपको लिख के देना है, पहले तो कोई डेट नहीं है, होंगी भी, पूरा पे ऑफ करेंगे और हमारा कोई भी गलत इरादा है लिख के देंगे। उसके बाद में मेजॉरिटी डायरेक्टर लिख के देंगे। उसके बाद में रिजोल्यूशन वाले पॉइंट्स है, रिजोल्यूशन वाले 3 पॉइंट्स है। उसके बाद में याद करो, रिजोल्यूशन के बाद में अगर आपके वो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, अगर आपकी डेट नहीं, रिजोल्यूशन का तो ठीक हो गया, वो ठीक है, कैसे रिजोल्यूशन वो भी ठीक है। अगर क्रेडिटर है तो उनसे अप्रूवल लेंगे रिजोल्यूशन पास होने के 7 दिन के अंदर। उन्होंने भी, उनके भी 2/3 लोगों ने हाँ बोलना चाहिए। उन्होंने हाँ बोल दिया, हम आरओसी को बोल देंगे मम्मा अब मरना है। माँ बोले तुम आगे बढ़ो, देखते हैं। फिर आईपी आया, आईपी ने सब सेल आउट किया, फिर वो इंटीमेट करेंगे ए को कि हमने सब लिक्विडेट कर दिया। फिर अब एनसीएलटी क्या बोलेगा, ठीक है भाई सब बराबर हो गया, अब क्या होगा, अब तुम लिक्विडेट हो जाओ। फिर क्या करेंगे, अब तुमने जाके आरओसी को बोल दिया अब तुम मर गए। और इसके पहले हमने फास्ट ट्रैक देखा, ये 180-90 नहीं है, ये सिर्फ 90-45, मतलब मैक्सिमम कितने दिन। और उसमें कौन अप्लाई कर सकता है? डेटर जिसकी अमाउंट इनकम कितनी है और असेट कितनी है, और कोई भी अदर पर्सन। और उसको एक्सटेंशन 45 का दे सकते हैं, बट एक ही बार दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसी के साथ में चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे इसे क्वेश्चन बैंक करेंगे दोस्तों, जो भी पूरी तरह से अमेंडेड है। आओ एक बार क्वेश्चन बैंक को देखें, फिर चैप्टर को हमेशा के लिए अलविदा करेंगे। और आओ बच्चों स्टार्टिंग से देखते हैं कितना आपको ये चैप्टर समझ में है। इसके प्रीवियस अटेम्प्ट में दिस क्वेश्चन बैंक वाज नॉट देयर, और सिंस इट इज देयर आई थिंक ICAI इस टाइम इस क्वेश्चन बैंक को टारगेट कर सकती है, बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन दिस चैप्टर गॉट इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय ICAI, और इस बार दिया है तो संभावना यह है कि यहां से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 1, when will the provision of the insolvency and liquidation of the corporate person be applicable to corporate person? जब किसी ने कितनी उधारी नहीं चुकाई, अगर एक कॉर्पोरेट बोल रहा है तो 1 लाख रुपए नहीं चुकाए तो उसके बाद में वहां से एक्शन ट्रिगर हो जाएगी। 1 लाख रुपए लिखा है, और इसी के साथ में आपको जवाब देना है अब की बार क्रेडिटर कहां जाके अप्लाई करेगा, DRT को कि NCLT को? नहीं, कॉर्पोरेट पर्सन लिखा है ना, ये कौन सा NCLT? और NCLT कितने दिनों में हाँ ना बोलेगा? 14 डेज में। दूसरा प्रश्न, हु मे इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी? फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसके पैसे बाकी है, ऑपरेशन क्रेडिटर जिसके पैसे नहीं, गुड्स बाकी। और तीसरी बात, मतलब जो अभी पढ़ा हमने, अंडरस्टैंड। अब आपको समझेगा तीसरा वर्ड कब यूज होता है, बिकॉज पूरे चैप्टर में आपने सिर्फ 2 ही वर्ड देखे थे, समझा? ओके, व्हाट इज द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर? और इसके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है ऑपरेशनल क्रेडिटर। बस आपको प्रोसेस बोलना जो टाइमलाइन आपने यहां पे पढ़ी है, बोलो बगैर देखिए। यू हैव टू अप्लाई किसको? कम ऑन एवरीबॉडी। जैसे तुमको लगा तो क्रेडिटर अप्लाई करेगा किसको? ए को अगर लगता है सही नहीं है तो 7 दिन के अंदर उसको रेक्टिफाई करने का मौका देगा। पर ए ने अगर एक्सेप्ट कर लिया, वहां से CRP चालू होगा, 180 दिन वहां से काउंट हो गए, उसके 7 दिनों के अंदर क्रेडिटर को इन्फॉर्म करेंगे, 14 डेज के अंदर IRP अपॉइंट होगा, और उसके बाद 30 दिन चालू होंगे। 30 दिनों के अंदर एक बार पब्लिक नोटिस जाएगा, क्रेडिटर्स उनका क्लेम बोलेंगे, क्लेम को वेरीफाई किया जाएगा, COC का मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा, और COC के मीटिंग में डिसाइड होगा IRP रहेगा या दूसरा आएगा। बस इतना भी जल्दी बहुत हो गया।
अब बात करेंगे दोस्तों ऑपरेशन क्रेडिटर की। अब की बार आप डायरेक्टली ए के पास नहीं जाएंगे, आप उसको बोलेंगे भाई साहब आपने मेरे गुड्स के पैसे दिए नहीं, दे रहे कि नहीं दे रहे, और ये आदमी 10 दिनों के अंदर आपकी पेमेंट नहीं कर रहे। अब की बार आप ए के पास जाएंगे और ए के बाद वाला प्रोसीजर अब की बार पूरा एज इट इज रहेगा। देयर इज नो चेंज अबाउट इट। इवन दिस क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट पॉइंट, what are the eligibility criteria for the appointment of insolvency professional as a, oh baby, this is the special question introduced by ICAI। ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी नहीं है। सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस समय, ये ICAI के मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है। ICAI has not introduced this question in the module, but they have given in the what question bank। बताओ कौन से इंसान को, देखो भाई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंट ने कई सारे आईपी बनाए हैं, उन सभी में से मेरे कंपनी में कौन सा आईपी चलेगा? वो इंसान ऐसा होना चाहिए जो मेरे कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने लायक हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बोल रहा हूं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने लायक हो, मतलब 149 की कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। नंबर 2, वो इंसान, वो आदमी जिसको मैं अपॉइंट कर रहा हूं, वो उस डेटर का, मतलब वो विजय माल्या का अगर आईबीसी हो रहा होगा, विजय माल्या का भाई और रिलेटेड पार्टी होगा, तो विजय माल्या की साइड लेंगे, वो क्रेडिटर के बारे में सोचेंगे नहीं। तीसरी बात, ही इज नॉट एन एम्प्लॉय। किसका एम्प्लॉय? वो जो डेटर है, मतलब विजय माल्या का वो एम्प्लॉय नहीं चाहिए। नॉट एन एम्प्लॉय, पूरा पढ़ लेता हूं मैं। नॉट एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ अ फर्म। ये ऑडिटर की बात कर रहा है। ऑडिटर सीएस इन प्रैक्टिस कॉस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। आपको समझा इसका मतलब क्या हो रहा है? बोलो क्या हो रहा है इसका मतलब? इसका मतलब बहुत ही वैसे, इसका मतलब बहुत ही आसान है। बोलो क्या क्या बोल रहे हैं? ये है पहली बात। नंबर 1 ये है विजय माल्या, उसका सीए, उसका सीएस, उसका सीएमए, इनके फर्म के पार्टनर्स, और देख लो एक बार, ये एम्प्लॉय और इनके प्रोप्राइटर, ये तीनों भी इस कंपनी के क्या नहीं बन सकते? आईआरपी नहीं बन सकते या आरपी नहीं बन सकते। पढ़ेंगे, ये हो गया। इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, इस साल का ही ना देखे, भले ही वो इस साल नहीं है पर पिछले साल था, उसके पिछले साल था, 3 साल में कभी भी। अगला सवाल, ही इज नॉट एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ लीगल और, ओहो, अब क्यों लॉयर्स की बात करें, कंसल्टेंसी फर्म की बात करें, हो सकता फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो। That has a transaction with the corporate debtor amounting 10% or more the gross turnover of the such firm। इसका मतलब ये हुआ है, कोई तो देखो ELP नाम की एक लॉ फर्म है जो विजय माल्या को कंसल्टेंसी देती, कंसल्टेंसी, तो इसकी इनकम 1 करोड़ है और इससे मिलने वाले पैसे 12 लाख है। ये आईपी नहीं बन सकता, आरपी नहीं बन सकता। अगर ये इनकम 8 लाख होती, 9 लाख हो जाती, 10 लाख से कम 9,99,999 होती तो बन सकता। समझे? 4 बातें बता देना इज्जत में। नंबर 1, 149 के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसके नहीं बनेंगे। नंबर 2, वो विजय माल्या के जो कंपनी के सीएस, सीडब्ल्यूए और सीए के होने वाले कोई भी पार्टनर या फिर प्रोप्राइटर या एम्प्लॉय है तो वो नहीं बन पाएगा। तीसरी बात, वो लीगल फर्म जिसकी पूरी इनकम 1 करोड़ है और विजय माल्या से मिलने वाले पैसे 10 लाख से ज्यादा है तो नहीं बन पाएगा। और चौथी बात, वो रिलेटेड पार्टी नहीं, किसके? विजय माल्या के। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, क्या लिखा है अब? व्हाट इज द प्रोसीजर? ए क्वेश्चन डुप्लीकेट हो रहा है, बोलो ना क्या करना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करेंगे? वो बस ए को बोलो, जब भी आपको लगा 1 लाख ड्यू हुए, ए को बोल दा, ए 14-7 दिन के अंदर क्या करेगा? क्रेडिटर को बोल देगा, और क्रेडिटर को बोल देंगे इसने अप्लाई किया, 14 दिन के अंदर आईआरपी आएगा, आईआरपी पब्लिक नोटिस देंगे, क्रेडिटर अपना अप्लाई करेंगे, क्रेडिटर के जो भी अप्लाई किया उसको वेरीफाई किया जाएगा और क्रेडिटर की नोटिस, वो क्रेडिटर की कमेटी की नोटिस होंगी। बस
देयर आर एनी लिमिट? ओ बेबी, क्या सवाल पूछे, इतने हलकट सवाल भी कैसे पूछ लेते हैं? मुझे बताओ कितने दिन में? 180 डेज, और फर्दर इट कैन बी एक्सटेंड बाय 90 मोर डेज, मतलब पूरा मिला के 270, और फास्ट ट्रैक की बात करेंगे तो 90 + 45। पर अगर हमने मेन में पढ़ा था 180 के बाद में 90 दिन तब मिलेंगे जब 2/3 से ज्यादा वैल्यू के क्रिएटर ने हाँ बोला है। वैल्यू के नंबर्स के? वैल्यू के, वही लिखा है यहाँ पे, लिखा ना 75%। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोरेटोरियम? मैं कुछ गलत पढ़ा क्या? ओके, 2/3 नहीं, बोलने में आ गया गलती से, 75%। ओके फाइन। व्हाट इज मोरेटोरियम? हमने ये कहा, इसको कहते हैं, ये जो 180 दिन है ना, इसको बोलते हैं हमारे। इस पीरियड में कंपनी की कोई भी असेट ट्रांसफर नहीं की जाएगी। कंपनी के ऊपर लगाए सारे लॉ सूट्स उन दिनों के लिए स्टे आ जाएगा ना, उसकी कोई तारीख कोई कुछ नहीं चलेगी। आप कहेंगे कोर्ट ने बुलाया, वो आरपी बोलेगा मैं ये संभालूं, ये प्लान बनाऊं, क्या तुम्हारे कंपनी के ऊपर 50 कोर्ट में केसेस चालू है, क्या मैं वो अटेंड करूं, तुम्हारे कंपनी का प्लान बनाऊं, और तुम्हें सरफाइसी बोले बैंक 13 सबसेक्शन 4 का इस्तेमाल, तुम बोलेगे तुम्हारा सब कुछ सही है, पर आईबीसी बाप है, सरफाइसी उसके सामने पानी कम है। कोई भी एक्ट इसके सामने आने का नहीं। हम ओवरराइडिंग इफेक्ट लेकर आए। हम अभी पैदा हुए 2016 में लेटेस्ट, तुम 2002 की छपरी, चुप, आउटडेटेड लॉ 13 सबसेक्शन 4 की हमारे सामने है। और हम जब है तो अगर हमारे कंपनी ने किसी की प्रॉपर्टी गिरवी रखी भी होंगी तभी भी वो ट्रांसफर नहीं होगी, वो वैसी ही रहेंगी जैसी है। हमारा नाम क्या है? हम है आरपी, रॉबिन हुड पांडे, हाँ, यहाँ के सिंगम। ओके गाइस, व्हाट इज रिजोल्यूशन प्लान क्या है? बोलो भाई। कुछ नहीं, प्लान बनाएंगे ताकि मारने का नहीं, तारने का। 180 दिनों में ऐसा प्लान बनाएंगे, प्लान बना के देगा कौन? एप्लीकेंट। और वो प्लान बनाने के बाद में अप्रूव करेगा आरपी, अप्रूव करेगा सीओसी, अप्रूव एनसीएलटी। पर इस प्लान में हुआ क्या? आखिर कंपनी कैसे तरेगी, आखिर कंपनी अपने बिजनेस में कैसे चेंज लाएगी, कैसे कैसे पैसे फिटाएगी, कैसे कैसे पैसे चुकाएगी, बस। When can corporate person initiate voluntary? Oh baby, voluntary अभी तो क्या वॉलंटरी है? वॉलंटरी पहली बात तो नहीं, वॉलंटरी वैसा ही होगा जैसा बोर्ड ने लिखा हुआ है, और डेटर ही कर सकते हैं। खुद ही कंपनी बोल रहे हमें मार डालो। 3 बातें होगी। एक, अगर उनको एसआर पास किया कभी भी कर सकते हैं। अगर उनके एओए में लिखा हुआ ये 3 साल का पीरियड है और 3 साल हो गए, ओआर पास करेंगे। और अगर मान लीजिए कोई फिक्स्ड पीरियड की बात नहीं है पर कोई इवेंट हो गया है, उस केस में वैसे भी अप्लाई कर देंगे, वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमें क्या बनना है। उन केस में भी लिक्विडेट हो सकते हैं। पर उन्होंने उस केसेस में ये सब जो लिखा है, वॉलंटरी में अपने डायरेक्टर को मेजॉरिटी लिख के देना पड़ेगा। कंपनी का कोई डेटर नहीं है, और होगा भी तो इतने एसेट्स है कि सब चुक देंगे। और कंपनी कोई भी किसी को ठगने के लिए, डिफ्रॉड करने के लिए ये काम नहीं कर रही है। और अगर कोई डेटर होंगे ही, कंपनी सॉरी कुछ डेटर होंगे ही, तो वो 7 दिनों के अंदर 2/3 में हाँ बोलेंगे कि हमें कोई ऐतराज, हाँ वो ये 2/3 वहाँ पे आ गया था, बस फिर आप उसके अंदर बताओ आरओसी को बोल देंगे, और पूरा लिक्विडेशन होने के बाद में एनसीएलटी को बोल देंगे, और एनसीएलटी को हाँ लगा तो आप आरओसी को बोल दो, आरओसी आपका नाम हटा दे। ओह माय गॉड, इट इज ओवर। पूरा क्वेश्चन बैंक आपने ठोक दिया। मेरे देशवासियों, अब ये चैप्टर भी आपकी जिंदगी से समाप्त हो गया। आई थिंक नाउ यू आर हैविंग कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑन ऑल द 4 चैप्टर्स, इंक्लूडिंग व्हाट? फेमा, इंक्लूडिंग पामला, फेमा, पामला, सरफाइसी। इसके पहले ये चैप्टर जब चालू हुआ था, मैंने आपको सभी रिवाइज कराया था। फेमा, पामला, सरफाइसी, आईबीसी। दोस्तों, अब इसके अंदर फेरा और एक आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलेशन। मुझे प्राउड टू, आई एम रियली प्राउड टू अनाउंस कि ये चैप्टर दोनों होंगे। माननीय श्रीमाननीय अंकिता इसको लेगी। शी इज द टीचर ऑफ लॉ एंड शी इज बीन टीचिंग लॉ सिंस लास्ट 7 years. शी इज हैविंग ग्रेटर एक्सपीरियंस देन व्हाट आई एम, एंड यू कैन वॉच हर वीडियोज ऑन यूट्यूब. शी इज गेटिंग मोर व्यूज देन व्हाट आई गेट. उनके वीडियोज को व्यूज जो मिलते हैं वो 4 लाख 5 लाख ऐसे मिलते हैं. तो टू एब्सोल्युटली रिलैक्स अबाउट दैट. मैंने खास उनको ये नया एक्ट, नए 2 चैप्टर है ना, फेरा और क्या है, और कई ऑन इट वाज हर विश कि शी शुड टीच इन फाइनल. और मैंने भी बोला कि यार मुझसे अच्छा तू ये पढ़ा सकती है, बिकॉज शी हैज ऑलरेडी डन दिस, शी हैज मास्टर इन दिस चैप्टर्स.
तो शी इज गोइंग टू टीच दिस 2 चैप्टर्स, और ये बात की गारंटी वो मुझसे अच्छा पढ़ाएगी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इनकेस आप बोलेंगे सर आप जैसा पढ़ाएंगे क्या, मैं कह रहा हूँ मैं 100% है, वो 125% है, ठीक है ना। एंड दैट यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर अटेंडिंग फर्स्ट लेक्चर। यू जितना जैसा मैं रिवाइज करा रहा हूँ वो तो होगा ही, कंसेप्चुअली इट विल बी मोर क्लियर, ओके। सो डोंट हैव, देयर विल बी सेम पढ़ाई का मेथड, पढ़ाया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, चार्ट से रिवाइज होगा, नहीं एवरीथिंग विल बी ओवर इन द क्लास इटसेल्फ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। मतलब मेरी मुलाकात आपसे होते रहेगी, वैसे बीच बीच में मैं अंकिता के साथ में आके कभी इन चैप्टर्स को रिवाइज करूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट शी इज गोइंग टू टेक द चार्ज नाउ। इस क्लास का चार्ज अब वो लेगी मेरे इन लेक्चर्स के, मतलब इस लेक्चर के बाद में, एंड इट वुड बी फैंटास्टिक, उसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा, मेरा गारंटी, मैं जब बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, इट विल बी माई प्रॉमिस टू यू, यू वोंट बी डिससैटिस्फाइड एट ऑल, यू विल बी सुपर हैप्पी। और आपको ये भी देखेगा थोड़ा सा आपको टेस्ट, मतलब ये भी चेंज होगा कि अच्छा ओके, अब मुझसे पढ़ के आप बोलेगा यही इंसान पढ़ाता है, चीखता है, चिल्लाता है, आपको एक दूसरा चेंज भी मिलेगा, अच्छा कोई आम आदमी भी पढ़ा सकता है, ठीक है ना, चीखने वाला इंसान आपको कम दिखेंगे, ओके। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा। आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मरतबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा, तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना, ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा। So guys, welcome back. We are starting with a revision of Pamla, और ये रहा Pamla. The last time we are revising this chapter. इसके चैप्टर को बाद में रिवाइज नहीं करेंगे. आप सभी जानते हो what is the meaning of money laundering. Money laundering में आपने पैसा कमाया, और आप जो पैसा कमाया है वो knowingly आप किसी को साथ खुद ने कमाया, डायरेक्टली कमाया या फिर इनडायरेक्टली करवाया, और जो प्रोसीडिंग है आपके वो आप कहते हो कि वो कंसिल, कभी आपने कंसिल भी की हो सकती है, या फिर आप कहते हो प्रोसीड को आपने क्या बोलते हैं, जो प्रोसीड की है आपने, जिसके बदले में जो प्रॉपर्टी ली है वो हो सकती है क्या है, नहीं मतलब आप बताने की कोशिश करते कि वो अनटेंडेड है, वो कहीं भी गलत तरीके से कमाई हुई नहीं है.
आप बताओ व्हाट इज सेक्शन 4? सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट, कम से कम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल, और अगर वो नार्कोटिक है तो 3 साल, मैक्सिमम 10 साल। अगला सवाल ये रहा कि समझे कि वो जो पनिशमेंट होगी क्या वो रिग्रेस होगी? हाँ जी, रिग्रेस होगी। अब स्टेजेस इन मनी लॉन्ड्रिंग, आप करेंगे प्लेसमेंट, मतलब सारे पैसों के टुकड़े करेंगे, बैंक्स में जाएंगे, और बाद में उसी पैसों से हम लोग सेल करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, टोपी घुमाएंगे, ताकि ट्रू ओरिजिन तो कोई पहुंच नहीं पाए, और बाद में वापस ये पैसा जिस बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग करवाई है वो कंपनी ओपन करके इसको पैसा वापस से अपने पास मंगवाता है, और यही ब्लैक पैसे मार्केट में व्हाइट पैसे हो जाते हैं, और इस पैसों से फिर प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं। अगला सवाल सेक्शन नंबर 12 से, कि इट इज रिक्वायर्ड, बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। 5 सालों तक बैंक को रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, ओरिजिनेटर का भी रिकॉर्ड या फिर जो बेनिफिशियरी उनके भी रिकॉर्ड्स, और साथ साथ में उसी मैनर में जैसा बोला गया है, और ट्रांजैक्शन का भी रिकॉर्ड। और रही बात जो इसके बारे में, और एक 5 साल, कौन से 5 साल? जब भी किसी अकाउंट बंद हुआ होगा या जब से ट्रांजैक्शन बंद हुआ, विच इज लेटर, मतलब जो 5 साल आएंगे दोनों के भी, और विच इज लेटर। अब बात करेंगे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मतलब क्या ये जितना भी रखा हुआ इंफॉर्मेशन है क्या ईडी इसको एक्सेस कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है, और वो इट विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल। अब मैं पावर्स ऑफ डायरेक्टर का बोला क्या है? ये पहली बात तो इंक्वायरी कर सकता है, ऑडिट करवा सकता है, और वो आदमी नहीं दे रहा होगा तो उसको वार्निंग देगा, उसको बोलेगा कंप्लाइज कर दो वरना हम तुम्हें मॉनेटरी फाइन लगवा सकते हैं। इम्यूनिटी की बात करते हैं, अगर कोई इंसान ने वैसे फॉर्मेट में मेंटेन नहीं किया होगा तो क्या हम उसे इम्यूनिटी दे सकते हैं? हम दे सकते हैं। और किस फॉर्मेट में मेंटेन करना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है, किसने लिखा हुआ है? सीजी और आरबीआई डिसाइड करेंगे। अब अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कैसे प्रॉपर्टी अटैच होगी? कौन करेगा अटैच? ईडी करेगा। ईडी बोलेगा कि ईडी को लगता है ये आदमी छुपा सकता है और ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो एजी उसका प्रॉपर्टी अटैच करेगा नॉट मोर देन 180 डेज, और वो प्रॉपर्टी को अगर इमूवेबल है तो उसको वो एंजॉय कर पाएगा। और वो ये प्रॉपर्टी अटैच करने से पहले मैजिस्ट्रेट को पूछेगा, और मैजिस्ट्रेट नहीं होगा तो 30 डेज के अंदर वो ए को बताएगा। अब ए क्या करेगा? ए उस आदमी को बुलाएगा, भाई तुझे हम लोग ने क्यों मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंदर नहीं लेना चाहिए, तेरी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट क्यों नहीं करना चाहिए? तब तक इस बात को स्पेशल कोर्ट को भेजा जाएगा। स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद अब ए इसको कॉन्फिस्केट कर सकता है या फिर इसको छोड़ भी सकता है। अगला सवाल, तब तक कि ये प्रॉपर्टी किसके बाप की हो जाएगी? तब एक बार कॉन्फिस्केट हो जाएगी ये प्रॉपर्टी अब सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करेंगे दोस्तों, क्या लिखा है? दोज पर्सन हु आर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ ए दे विल अपील किसको 80 के पास जाएंगे, और 80 का काम है, 80 को 45 के पास जाएंगे, और 80 इस मामले को 180 दिन के अंदर खत्म करेगा। अब 80 के पास जाने वाले लोग में ईडी भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, और कोई पर्सन बैंक्स भी हो सकते हैं। मतलब ए से एग्रीड पर्सन तो जा ही सकते हैं, साथ साथ में बैंक भी जा सकती है, और साथ साथ में जो पर्सन एग्रीव्ड है छगन भुजबल वो भी जा सकता है, जिसकी प्रॉपर्टी काउंट, मतलब 3 लोग जा सकते हैं। छगन भुजबल जा सकता है, ए जा सकता है, बैंक भी जा सकती है, और ईडी खुद भी जा सकता है। ए नहीं, ए के बदले ईडी जा सकता है। ओके, पावर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसको सिविल कोर्ट के सारे पावर मिल चुके हैं, और अगर मान लीजिए अपीलेट ट्रिब्यूनल में 2 व्यक्ति अलग अलग बातें कर रहे होंगे तो एक तो वो चेयरपर्सन को डिसाइड करेंगे या फिर दूसरे वाले मेंबर डिसाइड करेंगे। सिविल कोर्ट को इनके बीच में अंदर की कोई जरूरत नहीं है। एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ 80 तो अब आप जाएंगे हाई कोर्ट में। अब बात करेंगे इस पूरे मामला के हर कोई काम में इंटरफेयर करेगा स्पेशल कोर्ट। एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड बाय सेक्शन 4 की हर केस को 43, 44। अब टेल मी व्हाट इज 44? एक तो वहां पे कॉग्निजेंस चलेगा किसी और कोर्ट का या फिर चलेगा अथॉरिटी का। अगला सवाल है, अगर मान लीजिए ऑलरेडी ये बंदा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इसका, अगर इसको प्रोसिक्यूशन क्या बोलते हैं, इसको वो चाहिए, नहीं क्या जमानत चाहिए, वो चाहता है बेल मिले, उसको बेल मिलना ही चाहिए। पहले तो शेड्यूल ए का ऑफेंस है जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा है, उसमें बेल होना नहीं चाहिए, और करना ही है तो पीपी से पूछना पड़ेगा, और पीपी ने अगर मना किया तो अब स्पेशल कोर्ट चेक करेगा ये आदमी गिल्टी नहीं है और ये गलत काम बेल के समय नहीं करेगा। और एक बात, 16 साल से कम उम्र का है, वो महिला है और ये इन्फॉर्म है। अगला सवाल फ्रॉम द नेक्स्ट पेज 3.4 दोस्तों, रेसिप्रोकल, बिकॉज भारत के ही बैंक से ये प्लेसमेंट नहीं होगी, ये तो विदेशी बैंक से भी हो सकता है। इंडिया में आप
गलत ऑफेंस बिजनेस में आप सभी जानते हो 3 टाइप के ऑफेंस होते हैं, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। उन तीनों तरीके से जो पैसे कमाए हुए, हो सकता है आपने किसी की किडनी बेची, हो सकता है आपने करप्शन किया हो सकता है आपने नारकोटिक बॉम्ब ब्लास्ट या फिर टेररिज्म किया हो। इन तरीके से पैसे कमा के अगर आपने इंडिया के बाहर में डाले होंगे और उस बैंक से पैसे इंडिया में भेजे होंगे तो उसका केवाईसी मेंटेन होगा नहीं। इसलिए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब वो होते हैं जो ऐसी कंट्री होती है जिसके साथ में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है 2 चीज़ों के लिए, एक तो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जैसे स्विस बैंक, और साथ साथ में हमको बोलेंगे कि तुम इस एक्ट को इन्फोर्स करिए। अब उसके तहत ये भी हो सकता है कि जब भी मुझे इन्फॉर्मेशन लगेगी मैं उनकी गवर्नमेंट को बोलूँगा और उनकी गवर्नमेंट मुझे एविडेंस दे सकती है या फिर मैं उनको नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए बोल सकता हूँ और उन्होंने दिए हुए एविडेंस को मैं कोर्ट में ले जा सकता हूँ। अब बात करिए कभी कभी उन्होंने मुझे कुछ मांगा तो क्या मैं दूंगा? तो हमारा सीजी स्पेशल कोर्ट को बोलेगा और स्पेशल कोर्ट वो सारी पुख्ता जानकारी उनके गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था क्या ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अगर इस चैप्टर में कभी भी किसी ने कुछ गलत किया और वो कंपनी है तो पर्सन हु इज इंचार्ज वो अंदर जाएगा और बोलो आगे। अगर वो कहता है कि मैं नहीं था तो कोई बात नहीं, पर अगर उसने कंसेंट दिया होगा तो उसको अंदर जाना पड़ेगा। पामला की जीत हमेशा हर एक्ट के सामने होगी और लास्ट में अगर कोई इंसान मर चुका है, उसकी केस 80 में चल रही है, हाईकोर्ट में चल रही है, तो उसका बेटा भी उसको कंटिन्यू कर पाएगा। ये हमने पढ़ लिया पामला। दोस्तों पामला के अगले चैप्टर्स को देखते हैं जिसका नाम है कौन सा अपना वो, इसके पहले सरफाइसी था राइट, सरफाइसी। यू ऑल नो व्हाट इज सरफाइसी। आज हमने आईबीसी को रिवाइज किया सबसे पहले, फिर हमने पामला कर लिया। अब सरफाइसी सेक्शन नंबर 3 में आएंगे। दोस्तों व्हाट इज सरफाइसी, बोलो जल्दी से। सरफाइसी मतलब सा रफा ऐसी। अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक को इतना एम्पावर करेंगे। आप सभी जानते हो बैंक के एनपीएस बढ़ रहे थे, इसलिए बैंक ने अपने एनपी को बढ़ते हुए देखकर अब की बार सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट्स करना जरूरी समझा है। अब उन्होंने एक आरसीएल जैसी कंपनी बनाई है जिसको कह देगा हमारे फाइनेंशियल असेट्स ले लो और सारे एनपीए ले लो और उसके बदले में आप डिबेंचर इशू करो या बॉन्ड्स इशू करो, वो जो पैसे आएंगे क्यूआईबी से वो पैसे हमें दे दो, तुम चाहे कमीशन ले सकते हो। इस वजह से बैंक का जो एनपी है अब वो परफॉर्म करने लगा है। और दूसरी बात, अब ये जो आरसीएल नाम की कंपनी है इसका सेपरेट लीगल एंटिटी, अब जो पैसा विजय माल्या से आने वाला था बैंक को वो सारा पैसा अब आरसीएल से आएगा। अब बताओ ऐसे आरसीएल बनने के लिए सेक्शन 3 में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बोलेंगे 3 साल में कोई भी लॉस नहीं, आपका नेट ऑन फंड 2 करोड़ से ज्यादा है। आरबीआई के सारे रेगुलेशन और सारे आपको सब फॉलो किए, स्पॉन्सर ने भी फॉलो किए, साथ साथ में आपके मैनेजर डायरेक्टर जो है वो पूरी तरह से क्वालिफाइड है, उन्होंने कोई भी मॉरल टर्पिट्यूड नहीं किया है और आपके इसमें एडिक्वेट अरेंजमेंट है। और जब भी आप नाम चेंज करोगे, मैनेजमेंट चेंज करोगे या फिर लोकेशन या सब्सिक्वेंट क्या बोलते हैं वो सब्सटेंशियल चेंज करोगे, उस केसेस में आपको आरबीआई से पूछना होगा। फिर बताओ सेक्शन 4 में आपको कब कब निकाला जाएगा। नंबर 1, आपने रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, प्रायर पूछा नहीं, आपने वो धंधा छोड़ के कुछ और ही काम चालू कर दिया और साथ साथ में क्यूआईबी ने उनके अंदर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। ये सारी चीजें अगर होती है, या फिर आपने बुक्स मेंटेन नहीं किए या उन्होंने मांगे होंगे तो आपने सबमिट नहीं किए, उन सारे केसेस में आपकी कंपनी को अपॉर्चुनिटी बिंग हट देके निकाला जाएगा। अब ये पर्सन जो अनहैप्पी है, क्या वो आरबीआई के पास से जो नाराज हुआ है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है? अगला सवाल, एक्विजिशन ऑफ राइट्स। आप सभी जानते हो ये लोगों को अगर ये फाइनेंशियल एसेट में राइट चाहिए तो उनको डिवेंचर इशू करना पड़ेगा। और अगला सवाल, अगर इनकी केसेस बहुत सारे डीआरटी में चल रही है तो एटी को बोलेंगे और एटी जिस डीआरटी में बोल रहा है उस डीआरटी में ये काम इसके बाद में आरसीएल कंटिन्यू करेगा। अगला सवाल, ऑब्लिगर मतलब क्या होगा, नोटिस जाएगी आईसीआईसीआई बैंक से विजय माल्या को, हे विजय माल्या अब की बार पैसे देना तू आरसीएल को। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी रीजिंग रिसीट्स। आप सभी जानते हो क्या बोलना है इसका। अगला सवाल नंबर 9 से, अब 7 तो खत्म हो गया, अब हम लोग करेंगे रफा। और आप रफा को जानते हो, बोलो रफा में क्या लिखा है, बोलो। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आज के बाद में हम लोग कभी रिवाइज नहीं करेंगे। आज आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो। रफा में क्या होगा ना, बैंक इज गेटिंग, आरसीएल इज गेटिंग पावर टू, आरसीएल उसको बोलेंगे सेटलमेंट कर ले, तोड़ी पानी कर ले, एक्सटेंड करता हूं, रीशेड्यूलिंग कर ले। अगर तू नहीं तो मैं सेल भी कर सकता हूं, अटैच भी कर सकता हूं, बेच भी सकता हूं। अब उसके बाद में ये लिखा है 10 अदर फंक्शन, मतलब आरसीएल बनता है इनके बिहाफ में मैनेजर, आरसीएल बनता है इनके बिहाफ में रिसीवर और आरसीएल बनता है इनके बिहाफ में एजेंट। व्हाट इज इट रिजोल्यूशन, इस पूरे एक्ट में अगर कोई भी आरसीएल और आईसीआईसीआई और आरसीएल और केआईबी में झगड़ा हुआ तो वो सॉल्व होगा। अगला सवाल, पावर ऑफ आरबीआई टू डिटरमाइन पॉलिसी एंड इशू, क्या लिखा है
अब बताओ ये आरसीएल जो भी काम करेगा वो आरबीआई के हिसाब से करेगा। यहां तक कि आरसीएल जो है, आरसीएल को हमेशा जब भी डिमांड किया गया आरबीआई को बुक सबमिट करना जरूरी है। इतना ही नहीं, आरबीआई ने इनकी जिंदगी बर्बाद की है। इंक्वायरी तो करते ही है, ऑडिट भी कर सकते हैं। अगर कोई डायरेक्टर अच्छे नहीं है तो निकाल भी सकते हैं, या उनके बदले में एक ऑब्जर्वर भी वहां पे ला सकते हैं। अब मैं बात करूंगा सेक्शन 13 की। ये है आईसी। अगर आपने एक एनपीए होने के बाद बैंक ने मतलब एससी ने एक नोटिस देना चाहिए, और नोटिस देने का रिप्लाई अगर आपने 60 दिन में नहीं प्राप्त किया तो वहां पे जाके एससी वहां पे 4 काम कर सकते हैं। टेक ओवर कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं, बिपाशा को बोल सकते हैं, आपको मालूम मैं क्या बोल रहा हूं, अरे 4 बातें कर सकते हैं ना 13 सबसेक्शन 4। और साथ साथ में वहां पे किसी बंदे को पोजीशन को टेक ओवर को कर सकते हैं और विभाषा को बोल सकते हैं। अब बात करें डिस्चार्ज फ्रॉम पेमेंट, मतलब क्या, एक बार अगर मान लो एससी को पैसे मिल गए तो अब एससी उनके सारे अटैच किए प्रॉपर्टी को जो भी किया था वो वापस दे देगा। अब बात करो ये राइट विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या लिखा है। अगर ये ऑक्शन की बात है, अगर पहले ऑक्शन में इनको उतने पैसे नहीं, मतलब उतना डिजायर्ड प्राइस नहीं मिला, तो सेकंड में भी नहीं मिला, तो उस केस में जो बंदा जो क्रेडिटर है बैंक, क्या वो भी खुद ऑक्शन लगा सकता है। हाँ, राइट रिलेटेड टू व्हाट, ट्रांसफर ऑफ सिक्योर्ड असेट्स, ये क्या लिखा है। अगर मान लो इफ एनीबॉडी इज बाइंग एनी दैट प्रॉपर्टी इन व्हाट ऑक्शन, तो सारे अधिकार उस बंदे को चले जाएंगे। मान लो इस जमाने में कुछ भी अगर ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए जो भी खर्चा हुआ होगा तो सारा खर्चा भी क्या वो क्रेडिटर रिकवर कर सकते हैं। हाँ जी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, रोल ऑफ लिक्विडेटर, मतलब रोल लिक्विडेटर को क्या करना पड़ेगा कि उनको बोलना पड़ेगा कि मेरे इतने इतने पैसे हैं, और है ना, लिक्विडेटर को ये बोलना पड़ेगा कि हे क्रेडिटर, जो तूने प्रॉपर्टी गिरवी रखी जो तू बेच रहा है वो प्रॉपर्टी के कितने पैसे है, 450 करोड़, तो 50 करोड़ वर्कमैन के लिए बाजू में निकलना, बिकॉज वर्कमैन की जो ये है प्रायोरिटी वो उनसे ज्यादा है। अब इसका अगर मान लो वर्कमैन ड्यू क्लियर नहीं होगा तो वो अप्रोक्सीमेट भी लिख के देंगे, तो अप्रोक्सीमेट अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड विद व्हाट लिक्विडेटर। पर अगर वो अमाउंट ज्यादा हो गई तो उसको वापस मिलेगी, कम हो गई तो ये सिक्योर क्रेडिटर को वो अमाउंट बाद में जमा करवाना पड़ सकती है। अगला सवाल फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, ये आपके सामने दोस्तों क्या लिखा है। अगर मान लीजिए सिक्योर क्रेडिटर कहता है ये प्रॉपर्टी मुझसे नहीं होती, तो मैजिस्ट्रेट को बोलेगा, मैजिस्ट्रेट बोलेगा ये भाई तू ही जा और विद इन 30 डेज मुझे प्रॉपर्टी लाके दे, और मैक्सिमम आपको 60 डेज, क्या मैक्सिमम पूरा मिला के 60 डेज। अब बताओ, हो सकता है विजय माल्या की उस प्रॉपर्टी पे राखी सावंत जैसे कोई लोग या फिर सनी देओल जैसे लोग वहां पे डायरेक्टर थे, क्या उनको निकाला जाएगा। हाँ, क्या उनके बीच में और विजय माल्या के बीच में जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, क्या उनको कुछ वहां पे निकालने के लिए कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। जी नहीं। आप बताओ, जब ये लोग वहां पे अक्षय कुमार और सलमान खान आएंगे तो आपको पता नहीं, अगर वो कंपनी तो डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे और कंपनी नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेंगे। वहां के न्यूज़पेपर में भी आना चाहिए कि ये लोग अपॉइंट हो चुके हैं। आपको पता नहीं, वो राखी सावंत के सारे पावर अब अक्षय कुमार के पास भी आ जाएंगे, है ना बच्चों। अब अगला सवाल है, ये क्या लिखा है सेक्शन 17 में, इफ एनी पर्सन हु वाज द डेटर एंड हु इज नॉट हैप्पी विद द ट्रीटमेंट ऑफ 13 सबसेक्शन 4, क्या वो डीआरटी में जाके अपील कर सकते हैं, बोल सकता है कि ये लोग मेरे साथ में गलत कर रहे हैं। अगर मान लो सच में इनका अगर ये हुआ गलत, मतलब इन्होंने सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ सच में इनके साथ में गलत हुआ, तो इनकी प्रॉपर्टी को वापस दे दिया जाएगा। और अगर लगता है कि नहीं इनके साथ में सही हुआ है, मतलब सही मतलब एक्विजिशन करना ही चाहिए था, नहीं, तो फिर वो प्रॉपर्टी उनकी वापस, मतलब वो पोजीशन सिक्योर क्रेडिटर के पास में आ जाएगा, है ना। बट इन केस दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ व्हाट डीआरटी, तो फिर उसको कहाँ जाना पड़ेगा, एटी के पास जाना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है ये ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं, कौन से डीआरटी में जाना पड़ेगा, जहां पे एक तो ऑक्शन हुआ था, ऑक्शन दिल्ली में, प्रॉपर्टी थी गोवा की, और बैंक है मुंबई की, तीनों में से किसी भी जगह में। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बोलो जल्दी क्या लिखा। यहां पे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कुछ नहीं तो हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर नहीं है तो पहले डीआरटी जाएंगे और डीआरटी से एटी में जाएंगे, ये तो हमने किया था। अब बताओ राइट ऑफ बोरो टू रिसीव क्या है ये। अगर मान लो इन केस ये बोरोवर को बहुत खर्चा हो गया होगा ये केसेस करने में, क्या और वो सही था, तो क्या उस केस में उसको वो रिकवर करने का मौका मिलेगा। अगला सवाल है सेंट्रल रजिस्टर से, आप सभी जानते हो क्या बोलेगा, इस पूरे एक्ट के पहले जितने जगह पे रजिस्ट्री थी वो सारी तो रहेंगी, पर इसकी सेंट्रल रजिस्ट्री बनेगी। और इन्होंने कहा है सेक्शन नंबर कौन सा है वो 23,
24-25 में जब भी आप सारफा ऐसी में कुछ भी क्रिएट करते हो, कुछ भी मॉडिफाई करते हो और कुछ भी सेटिस्फाई करते हो, वो रजिस्टर में उसका लिखना जरूरी है। जब भी सेटिस्फाई करते हो तो उसको 30 दिनों के अंदर लिखना जरूरी है। और ये रजिस्ट्री जो चाहे लेंडर जब चाहे वो देख सकता है फीस देकर। अब बताओ ये रजिस्ट्रार कौन लाएगा? रजिस्ट्री एक जगह होती है, रजिस्ट्रार एक आदमी होता है और रजिस्टर एक बुक होता है। तो ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आता है। कितने रजिस्ट्रार कितने रजिस्ट्री वो भारत सरकार डिसाइड करेगा। अगला सवाल इस पेज से बताएंगे ये क्या लिखा है। रजिस्ट्रेशन बाय सिक्योर क्रेडिटर, इन्होंने कहा है अदर क्रेडिटर को भी लिखना जरूरी है। और बताओ प्रायोरिटी किसको मिलेगी? अगर गवर्नमेंट का है और सिक्योर क्रेडिटर का है तो सिक्योर क्रेडिटर, और सिक्योर क्रेडिटर का है और उसके बाद में और एक सिक्योर क्रेडिटर है तो जिसने पहले लिखवाया था उसको पहले, और मान लो जिसने सिक्योर क्रेडिटर ने लिखवाया नहीं तो ऐसा मानेंगे उनका कोई भी क्या नहीं है, ड्यूज नहीं है। तो इसीलिए होता है कि जब भी कोई इंसान चाहे सा करे, चाहे रफा करे, चाहे कोई वो 13 सबसेक्शन 4 करे या इंस्टॉलमेंट दे दे, जो भी करे, उसको 23, 24, 25 फॉलो करना जरूरी है। ऑफेंसेस पेनल्टी आप सभी जानते हो क्या है ये, है ना? अब बताओ ने क्या लिखा है ये 23 के 27 इस एक्ट में अगर मान लो जो किसी ने सुना नहीं होगा एंड ऑल दैट, ये किसके लिए 27 मतलब ये उनके लिए है जो सेक्शन 3 के बारे में, मतलब ये रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने कुछ गलत काम किया तो समझा ना, डिफॉल्ट इन फाइलिंग व्हाट अंडर सेक्शन 23 कौन सा है? अरे ये 23 जो अगर आपने सारफा ऐसी केस में वो नहीं किया तो उसके लिए 5000 है। और ये जो लिखा है कि अगर कॉन्ट्रावेंशन किया आपने, अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेंट और जो भी क्या होगा इस पूरे एक्ट में अगर कुछ भी गलत काम किया तो आपको 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। कॉग्निजेंस किसका है भाई? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, मतलब कोई भी कोर्ट में कॉग्निजेंस नहीं आएगा एक्सेप्ट अपॉन कंप्लेंट इन रिटन वर्ड मोड बाय एन ऑफिसर ऑफ व्हाट सेंटर। समझा क्या? सेंट्रल रजिस्ट्री के जब तक बोलने तक, बोलो ना, जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक कोई भी कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एनी ऑफिसर ऑफ व्हाट आरबीआई। ये क्या लिखा है? पावर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू इम्पोज पेनल्टी, ठीक है, वो लगा सकते हैं पेनल्टी। अपील अगेंस्ट पेनल्टी, आप मुझे बताओ ना किसकी पेनल्टी की बात कर रहे हैं? ये पेनल्टी जो है ना, ये वाली पेनल्टी, ये आरसीएल सेक्शन 3 की बात कर रहा है और उनको 1 करोड़, क्योंकि आगे पेनल्टी ज्यादा भी है, 1 करोड़ या जितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसका ट्वाइस। और ये आदमी यहाँ से खुश नहीं होता। ये यहाँ पे अगर मान लो ये बोला इतना हो गया तो बोलेगा ये अब ए है और वो अपीलेट अथॉरिटी। आपको समझना होगा ये ए और एटी का बात है, ए और एटी जब आरसीएल की बात है, समझा क्या? सॉरी, इसे एटी मतलब वो अपीलेट अथॉरिटी है, उसका नाम भी ये है। अगला सवाल मिसलेनियस, आप सभी जानते हो ये एक्ट किसको एप्लीकेबल नहीं है? सरफाइस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लीन जो सेल ऑफ गुड्स, उसके बाद में 172 सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद में 1 लाख से नीचे की अमाउंट एग्रीकल्चर लैंड और वेसल और वो क्या बोलते हैं एयरक्राफ्ट, और वो बात करते हैं जो प्रॉपर्टी अनपेड सेलर की होती है उन सब के ऊपर सरफाइसी एप्लीकेबल नहीं होता। ये एक्ट प्रोविजन अगर इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ये एक्ट कुछ क्लासेस को एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए या होना चाहिए पर कुछ सर्टेन कंडीशन में, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकता है। और आप लिखा है यहाँ पे अगर गवर्नमेंट के लोगों ने सरफाइसी में कुछ गलत किया होगा, आरबीआई ने कुछ गलत किया होगा या सिक्योर क्रेडिटर और रजिस्टर ने भी कुछ गलत किया होगा, पर गुड फॉर्थ में किया तो उसका कुछ भी गलत नहीं होगा। सिविल कोर्ट को इनके बीच में दखल अंदाजी करने की कोई राइट नहीं है। ये एक्ट को हमेशा ओवर राइडिंग इफेक्ट मिलता है। कंपनीज के बारे में आपको मालूम है। और 13 सबसेक्शन 4 में कितने दिनों में अटैच करना चाहिए वो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से होगा। और क्या लिखा है? ये एक्ट बाकी एक्ट के एडिशन में है, बाकी एक्ट के डिरोगेशन में नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस एक्ट के रूल्स बना सकता है। और आप सभी जानते हो हमने फेमा को भी बहुत इज्जत से रिवाइज किया है। आई डोंट थिंक फेमा इज रिक्वायर्ड टू बी रिवाइज नाउ एनी मोर। तो आज हमने जो रिवाइज किया है वो दोस्तों पामला को भी रिवाइज कर लिया, हमने सरफाइसी को भी रिवाइज कर लिया, हमने आईबीसी को भी रिवाइज कर लिया है। ओके गाइस, हे गाइस, आर यू देयर? और मैंने जैसे कि आपको पहले भी इंटीमेट किया है, आप इसके बाद के जो दोनों लेक्चर्स है, दोनों चैप्टर्स है, इट विल बी टॉट बाय अंकिता। मैं बीच बीच में आपके साथ में रहूंगा रिवीजन लेने के लिए। यस गाइस, ओके, थैंक यू।